इलेक्ट्रिकल फोर्स पढ़ा है, फिर मैंने आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड की, बल्कि नहीं ऐसे है, सबसे पहले पढ़ा है इलेक्ट्रिकल फोर्स। बच्चों ये बस खत्म करें प्लीज, बॉयज प्लीज बातें बंद करें। मतलब जो सीक्वेंस चल रहा है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स, फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड, फिर है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन, फिर है इलेक्ट्रिकल फील्ड पैटर्न, फिर है इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ, आई थिंक ये सारे वर्ड्स हमारे क्लियर हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड उस पूरी स्पेस को कहते हैं, उस स्पेस में हम कोई लाइनें लगाते हैं, उन लाइनों को क्या कहते हैं, उन लाइनों को इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कहते हैं। फिर उन लाइंस का एक पूरा एक पैटर्न बनता है, रेडियल पैटर्न या यूनिफॉर्म, वो क्या था, इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस या स्पाइडर शेप, जो भी तो सिचुएशन है कि आप अकेले आइसोलेटेड चार्ज की बात करते हैं या बिटवीन टू चार्जेस की बात करते हैं, बिटवीन टू लाइक चार्जेस की बात करते हैं, बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस की बात करते हैं, और फिर वो ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो स्फेरिकल हैं या ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो प्लेट्स हैं। मतलब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो तो डिपेंड करता है कि किसकी बात हो रही होगी। बहरहाल जो मैं अगली बात आपको समझाना चाहता हूँ क्या है कि फील्ड का पैटर्न हमने फील्ड की स्ट्रेंथ पढ़ी, फिर फील्ड की स्ट्रेंथ का ग्राफ भी हमने बनाया डिस्टेंस के साथ, लेकिन क्वांटिटेटिवली देखेंगे तो क्या बना होगा। क्वांटिटेटिवली एक इसका फॉर्मूला था हमारे एफ इज इक्वल टू क्या, के क्यू क्यू अपॉन, और फिर एक हमारे पास इसका फॉर्मूला है ई का क्या, के क्यू अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। और इनका आपस में एक रिलेशन है क्या जनाब साहब, कि एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ठीक है, या ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, ठीक है। यहां तक बल्कि ई निकालना है तो इफ यू वांट टू मेक ई द सब्जेक्ट देन ई इज क्या, एफ ओवर क्यू, तो वहां से ही आ जाता है। बहरहाल ये हमारे फार्मूले चल रहे हैं, और फार्मूलों से ज्यादा मैंने इस चैप्टर में किस बात पर काम करने की कोशिश की है, कह रहे जी प्रॉपरली क्या ड्रॉ करें। चूंकि ग्रेविटी वाले चैप्टर का सीक्वेंस मैंने फील्ड के ऊपर ज्यादा बेस नहीं किया, मतलब फील्ड के पैटर्न पर ज्यादा बेस नहीं किया, फील्ड की लाइनों पर ज्यादा बेस नहीं किया, लेकिन जब मैं यहां आया तो मुझे लगा मुझे ज्यादा काम अब किस पे करना चाहिए, मुझे ज्यादा काम जो फील्ड के पैटर्न पर करना पड़ा। कुछ कहा सर उन्होंने क्या, इनको क्या यूएचएस को, कोई भी नहीं, ये हेल्प भी नहीं करेंगे। अच्छा यूएचएस को फॉलो करें, और यूएचएस को जब फॉलो करें तो कैसे फॉलो करें, उनको जाके नहीं देना वो एफिडेविट, ठीक, एक मैसेज बना के मुझे फॉरवर्ड कर दें ताकि मैं आगे फॉरवर्ड करूं। थैंक यू सर। सो क्या बात हो रही है भैया, हाँ अच्छा खैर जो भी है, इस चैप्टर में हमारा ज्यादा फोकस जो है वो सही कह रहे हैं कि सर फील्ड की लाइंस पर, फील्ड के पैटर्न पर, फील्ड की स्ट्रेंथ पर, उसके ग्राफ पर, ग्राफ के पॉजिटिव या नेगेटिव क्वाड्रेंट पर, कि जी अब हमें ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, वेक्टर के हिसाब से राइट है कि वेक्टर के हिसाब से लेफ्ट है, किसके हिसाब से राइट है, किसके हिसाब से लेफ्ट है। तो जब इंसान से कोई गलती हो जाए तो करना क्या चाहिए, उस गलती के पीछे पड़ जाना चाहिए, क्यों दोबारा ना है जी, अपने वो जो गलती है वो बार बार इंसान को उसको याद करना चाहिए, और उसके लिए जितना ज्यादा उस पर वर्क करेंगे। असल में होता क्या है, ये मैं आपको एक मिसाल जैसे इसलिए देना चाहता हूँ कि समटाइम ना आप लोग भी अक्सर क्या करते हैं, वर्कशीट की गलतियां हो गई इग्नोर कर दी, मतलब क्लास में सुन जरूर ली, वक्ती तौर पर समझ भी आ गई, लेकिन उस गलती के पीछे नहीं पड़ते, दोबारा होती है, फिर टेस्ट में भी होगी। फिर टेस्ट का मकसद होता है गलती हो गई, दिखा दी गई गलती है, ताकि इसके पीछे पड़ जाओ, इसको बार बार एड्रेस करो, इसको बार बार फोकस करो, ताकि एग्जाम में ना हो रही हो। तो जो बच्चे अपनी गलतियों से सीखते हैं या अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हैं कि नहीं, मतलब गलती नहीं दोहरानी, गलती को ठीक करने की प्रैक्टिस करते हैं, वो अल्टीमेट इम्तिहानात में गलती को नहीं करते। लेकिन जो उस गलतियों को जब सुनकर उनको लगता है जी क्लास में बात हो गई है तो ठीक हो गया, समझ आ गया तो आगे निकलेंगे, जब तक आप अकेले बैठकर उसको बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उससे जीतेंगे नहीं, उसको इम्प्रूव नहीं करेंगे, तब तक काम आपका
होगा नहीं। ठीक है, आपने देखा होगा कि मैं तो पहले दिन क्या कह रहा था जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था कि मैंने तो इसको एक दिन में ख़त्म करना है। ठीक है, लेकिन वो अगले दिन, उससे अगले दिन शायद कोई टेस्ट की प्रॉब्लम्स हुई हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तो एक गलती हो गई भाई मुझसे। ठीक है, तो मेरी समटाइम्स क्या कोशिश होती है, जो गलती को ठीक करने का क्या तरीका होता है, खुब जाओ उस गलती के पीछे, उसको नहीं छोड़ना है अभी। तो मैं तो अपना पूरे का पूरा कोर्स ही चेंज कर दिए। ठीक है, मेरे पिछले साल के नोट्स में इतना डिटेल में मैंने नहीं लिखा हुआ कि इसका अलग करूंगा, उसका अलग करूंगा, उसका अलग करूंगा, उसका अलग करूंगा, उसका अलग करूंगा, और अब मैं एक और काम भी करूंगा। अब मैं दोबारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पढ़ाऊंगा, उसके ग्राफ में इसी तरह 4-6 ग्राफ पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, ताकि क्या हो जाए, ये जो फील्ड स्ट्रेंथ में जो मसला है और पोटेंशियल में जो मसला है, पोटेंशियल का प्लस माइनस का वर्जन क्या है वो तो क्लियर होगा, वो तो है, वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। लेकिन अब जब मैं वो पोटेंशियल का प्लस माइनस का वर्जन यहाँ इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो यहाँ मैं फिर नया मसला क्रिएट करूंगा। तो देखते हैं जनाब साहब कि आपने इस कॉन्सेप्ट को, एक तो मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ और मैं आपके लिए भी काम कर रहा हूँ। मैं अपने आप को भी क्या याद कराना चाहता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, दोबारा होनी नहीं चाहिए। क्योंकि टीचर के लिए ना स्टेज पे खड़े होकर कुछ गलत बोलने का मार्जिन बहुत कम होता है, लेकिन ये चीज़ें साबित करती हैं कि टीचर भी इंसान है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर सकता है। मुझे अपने आप से अफसोस इस बात का है कि मेरी कोशिश ही होती है कि जिस काम को मैं करा रहा हूँ मैं उसका एक्सपर्ट बनने की कोशिश करूँ और उसमें कोई गलती मुझसे नहीं सरज़ाद हो। ठीक है, लेकिन हाँ हो जाती है भाई, इंसान, इसीलिए तो अल्लाह ताला बार बार बताता है भाई तू इंसान है, तू खुदा नहीं, खुदा से गलती नहीं होती। ठीक है जी, खुदा हर चीज़ का एक्सपर्ट है, वो स्पेशल है, वही परफेक्ट है, इंसान परफेक्ट नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कोई इम्परफेक्शन होती है। मैं भी इस गलती पे ध्यान दे रहा हूँ, क्या पता अल्लाह ताला मुझसे कुछ दिनों बाद कोई और, मतलब अल्लाह ताला नहीं करवाएंगे, मेरी अपनी जो इम्परफेक्शन है उस वजह से क्या पता कोई और गलती हो जाए, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं उस गलती को ठीक करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये मेरी इंसानियत की अच्छी आदत होगी कि मैं गलती को ठीक करने के लिए बार बार उसको प्रैक्टिस कराने की या उसको डिटेल में जाने की कोशिश करूँ। और यही सबक मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ। ये अपनी गलती को मानना या अपनी गलती के बारे में बार बार बात करना अच्छा या इतना आसान काम नहीं होता है, बुरा लगता है बंदे को। इंसान की ख्वाहिश होती है कि बस किसी तरह उसकी गलती इग्नोर ही कर दी जाए, ना ही उसको सामने बात ही ना की जाए, उसको कन्फ्रंट ही ना किया जाए, उसको वो अपने आप को भी कहता है भाई तू क्यों दोहरा रहा है, पागल हो गया, और लोगों में 1000 गलतियां हैं, तू एक गलती के पीछे पड़ गया। तो ये अगर मैं अपने साथ करूंगा तो ये दिखाना चाहता हूं कि आपको भी अपने साथ करना चाहिए ऐसे, एकेडमिकली भी। हाँ, मेरा इस वक्त आपके साथ काम एकेडमिक है, तो मैं एकेडमिक गलती को बार बार अपनी गलती को दोहराऊंगा, याद कराऊंगा क्या मुझसे गलती हुई थी, मुझसे गलती हुई थी, अपने आप को सिखाने के लिए भी और आपको सिखाने के लिए भी। मेरा और आपका अगर कभी कोई सोशल फिनोमेना डेवलप होगा या कोई ऐसी पर्सनल किस्म की बात होगी जो आपकी मुझसे शेयर होगी या मेरी आपसे शेयर हो गई, उसमें अगर गलती हुई तो मैं वहाँ पे भी आपको ये सिखाने की कोशिश करूंगा कि बेटा हो जाती है गलती, क्या करना चाहिए, उस गलती को ठीक करने के लिए, उसको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो सुधारने के लिए अब आसान काम तो नहीं होता, गलती सुधारना कोई दुनिया का आसान, पढ़ाना बहुत आसान काम है, पढ़ना भी बहुत आसान काम है, गलती हो जाए ना उसको ठीक करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। मैं इसलिए अक्सर ये जो वर्कशीटें और टेस्ट शीटें होती हैं इनको जब प्रॉब्लम्स करा रहा होता हूँ तो प्रॉब्लम्स कराने के बाद मैं आपसे एक चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ जो कि बहुत कम लोग करते हैं, कि सर घर जाकर वो जो वर्कशीट के सवाल गलत मैंने पहली अटेम्प्ट में किए थे, क्या मैं अब अकेले बैठकर उनको ठीक कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। ये जो टेस्ट के सवाल मैंने टेस्ट में गलत किए थे, हाँ टीचर ने तो रिवाइज करा दिए, उसने तो समझा दिए क्लास में, तो क्लास के अंदर जो समझ होती है ना वो बड़ी वक्ती समझ होती है। वक्ती समझ मतलब वो टीचर का एक कमाल होता है कि वो अल्फाज ऐसे अदा करने की कोशिश करता है कि उसकी ऑडियंस के दिल की तसल्ली हो जाए या उसको फीलिंग आए ऑडियंस को कि मैं समझ आ रहा है। असल समझ कौन सी होती है, जो खुद से अकेले में बंदा बैठ के देखता है कि हाँ जी वाकई मुझे समझ आया हुआ है कि नहीं आया हुआ। क्लास में तो वो मेरी पूरी कोशिश होती है या मेरे जैसे हर टीचर की कोशिश होगी कि हम वो अपना एक वो टीचिंग वाला जो आर्ट है वो इस्तेमाल करें और ऑडियंस को तसल्ली दें कि भाई आसान बात है, तुम्हें समझ आ गई है। ये हम पढ़ाते ही ऐसे हैं कि अगले को समझ आ रही होती है, लेकिन घर जाकर जब तक रिवाइज नहीं करेगा बच्चा, जिसके लिए एक टर्म होती है पक्का नहीं करेगा, वो 2 दिन बाद भूल जाएगी, 3 दिन बाद भूल जाएगी, चलो को बहुत ही जबरदस्त दिमाग हुआ तो चौथे दिन तो भाई भूलेगा ही भूलेगा वो, क्योंकि उसने अगले 3-4 दिन में और भी बड़े कटे देखने होंगे। ठीक है, तो उसको याद रखने के लिए बार बार पढ़ने वाली बात होती है, बार बार रिवाइज करने वाली फिनोमेना होती है, उसको पक्का करने का एक कॉन्सेप्ट होता है। और हमारे इस OA लेवल्स में ना ये टर्म ही नहीं है कि पक्का करना है।
कभी किसी ने, कोई स्टूडेंट इसको इस्तेमाल ही नहीं करता, ठीक है जी। लेकिन हम जो ऑन दी अदर हैंड जो आपका पैरेलल यूनिवर्स है मैट्रिक एफएससी वाला, ठीक है, वहाँ एक टर्म है, पक्का कर लिए, हाँ जी पक्का हो गया, तो याद करना। उसकी भी एक थर्ड पैरेलल यूनिवर्स है, वो मदरसों वाला, वहाँ तो कॉन्सेप्ट ही एक है, भाई रटा ही मारना है ना, ठीक है जी, हाँ मार ली, ठीक है जी। तो कम से कम आपके साथ मैं रटा मारने की बातें तो नहीं करता, लेकिन हाँ कुछ चीजें याद कर लेनी चाहिए। हर चीज को, हर चीज एक आर्ट है, रटा मारना भी एक आर्ट है, समझना भी एक आर्ट है, समझ और रटे दोनों का मिक्सचर डेवलप करना दिमाग में, ये भी एक आर्ट है। आप समझने पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, रटे पे इतना ध्यान दीजिए कि इससे स्पीड बढ़ जाए आपकी। पता है रटा किस काम का आता है, आपके किस काम आएगा? पेपर अटेम्प्ट करते वक्त कुछ डेफिनेशनें होंगी, जिसने जितनी अच्छी रटी होंगी उतनी जल्दी लिख कर आगे अगले काम पे जाएगा वो। अदरवाइज 100 नंबरों का पेपर होगा, कितने का? तो तेरे A2 का पेपर 100 नंबरों का तो किसी से भी नहीं हुआ आज तक, पूरा ही नहीं होता। ये तो पहला मसला तो सबसे बड़ा क्या है, A2 फिजिक्स का पेपर कितना टाइम होता है पता नहीं, 1 घंटा 45 मिनट, आई डोंट नो कितने हैं, 2 घंटे हैं, 1 घंटा 45 मिनट है, कुछ है इसी तरह से है, ठीक है जी। और मैं 21वां साल 20वां हो ही गया है, ठीक है, मुझे आज तक किसी ने आके ये नहीं कहा सर जी पूरा पेपर पूरा कर आए। हर बंदा आके ये रोता है, और सर जी 2 सवाल तो छोड़ कर ही आए हम, ठीक है। जिस वजह से पता है क्या होता है, ये आपने सुना होगा A2 लेवल के थ्रेशोल्ड्स किधर होते हैं, 63 64 है जी, मतलब 100 में से 63 भाई, 75 में से नहीं। AS का थ्रेशोल्ड बहुत ऊपर होता है, A2 का जो स्पेसिफिकली थ्योरी का पेपर है उसका थ्रेशोल्ड 100 में से 63 है, और ये बहुत हाईएस्ट बता रहा हूं मैं, नॉर्मल हालात में 54-55 पे भी A आ जाता है, ठीक है, मतलब बहुत ही पूरी दुनिया ने अच्छा पेपर दिया हो ना, ठीक है, तो 62 63 पे, और ये जो 62 या 63 नंबर लेने हैं ना, ये लेने के लिए 90 नंबर का पेपर तो अटेम्प्ट होना चाहिए अपनी तरफ से द बेस्ट। उसके बाद उसने तो काटने ही काटने हैं ना, उसने तो कसम खाई हुई है भाई तू द बेस्ट अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है अपनी गलतियों को सीखना है भैया, उनको अगर अभी आप ये जो आप वर्कशीट्स में और टेस्ट शीटों में अपनी गलतियों को छोड़ते जाएंगे तो क्या होता रहेगा, आगे मेरे पास और बड़े मसले मसाइल हैं, ठीक है, वो अगले मसले मसाइल में मैं पिछले वालों को मैं इसलिए एक चीज़ पे चिपक इसलिए गया हूँ कि मुझे पता है मैंने दोबारा ये बात ना पेपर से 3 दिन पहले डिस्कस करनी है। अब ये जो ग्राफ है ना इलेक्ट्रिकल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्राफ, मैं आगे जाता गया तो अगले चैप्टर्स इतने इंटेंस होते जाएंगे, बातें नहीं करने यार प्लीज, ठीक है, वो इतने इंटेंस होते जाएंगे कि ना मैं तो पीछे जाऊंगा ही नहीं, मुझे अगला काम भी करना है, ठीक है, और आप भी शायद आगे इतने बुरे फंसेंगे कि पिछले चैप्टर्स को रिवाइज करने का मौका नहीं मिलेगा। तो अभी इन दिनों में पिछले वाले को जरूर पक्का कीजिए ताकि आपका काम जो है वो आसान होता रहे। बहरहाल क्या हो गया जी, मैंने आपको बता दिया मेरे क्या क्या टर्म्स थे। मेरा एक ये इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिकल फील्ड का पैटर्न, इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ, कब कब क्या क्या करना है, फार्मूला क्या है, ग्राफ क्या है, स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, लेफ्ट पे क्या है, राइट पे क्या है, ठीक है, वो आपको सारी बात समझा दी जा चुकी है। अब क्या रह गया, अगली टर्म हमने उधर क्या पढ़ी थी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड या उसकी स्ट्रेंथ, फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उधर भी तो पढ़ा था ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी मैं आपको क्या पढ़ाने की कोशिश करूंगा, आई थिंक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पढ़ाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले कि मैं आज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पढ़ाऊं, मैं जरा स्पेसिफिकेशंस देखना चाहता हूं। कहते जी सबसे पहले अंडरस्टैंड दैट इलेक्ट्रिकल फील्ड इज एन एग्जांपल ऑफ अ फील्ड ऑफ फोर्स, ठीक है। फिर रिकॉल दैट कूलम्स लॉ, वो जो ऊपर फोर्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है। फिर कोई पॉइंट चार्ज की बात हो रही है, फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ की बात हो रही है, फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड की लाइंस की बात हो रही है, फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ के फार्मूले की बात हो रही है। हाँ जी, ऑलमोस्ट जितना यहाँ पे लिखा है मैंने वो करा दिया है। मैं अभी किस टॉपिक पे जाना चाहूंगा जी, आई थिंक दिस इज दैट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। लो जी, आज के लेक्चर के लिए जो टॉपिक है इट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। एक काम करता हूं, आप बातें कर लें, मैं खामोश हो जाता हूं। हाँ जी, आप लोग बातें कर लें, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूं। द मोमेंट मैंने उधर फिर टर्न करना, फिर आपने बातें करनी तो कर लें, पहले पूरी कर लें। ज़ाहिर साहब बहुत मसला चल रहा है हैदर के साथ और तेरे साथ। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, अभी करके दिखा फिर तू मुझे बात।
अभी थोड़ी बात बात करें, फिर मैं तुझे बताऊंगा, समझाऊंगा कि बात करता कैसे, ठीक। इलेक्ट्रिकल क्या पढ़ा रहा हूँ, पोटेंशियल पढ़ा रहा हूँ बेटा। बड़ा फोकस करना पड़ता है, समझाना पढ़ाना इतना आसान काम नहीं है कि मुंह से एक लफ्ज भी गलत ना निकले, ठीक है। और इस इतनी घटिया किस्म के माहौल में ना गलती होने के चांसेस आसमान पर होते हैं, और मुझसे एक गलती अपनी नहीं हजम हो रही। आपको खामोश भी कराऊं, अपने दिमाग को भी चलाऊं, फिर आगे पढ़ाऊं भी। सुने जी, और एक बच्चे को पढ़ाना हो तो बड़ा आसान है। इस वक्त क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए हैं, और पता है वो जो कैम्ब्रिज का वो जो अभी आया था हीरो, हीरो मुझे क्या कहता है, कहता है आपकी रजिस्ट्रेशन एक वजह से नहीं होगी। मैंने कहा क्यों, आपकी क्लास में 100 बच्चे होते हैं। मैं कहा भाई फिर अब मैं क्या करूं, कहते हैं 35 बच्चे की तो मैक्सिमम क्लास होती है। हमारा नेक्स्ट जब विजिट आएगा तो अपना टाइम टेबल कैसा बनाइएगा कि आपकी किसी क्लास में 36 बच्चे ना हो। 36 हुए तो मेरी तरफ से माजरत है। मैंने कहा अच्छा फिर मेरी तरफ से भी माजरत है। खैर अब मैं करूंगा क्या, सर उसामा कह रहे हैं सर जिस दिन विजिट आएगा ना उस दिन क्या करेंगे उस दिन हम बच्चे ही 35 बुलाएंगे। अच्छा अब मैं क्या चेंज करूं इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाने के लिए, पर यूनिट मैथ्स की जगह मैं पर यूनिट चार्ज ले आऊंगा, और स्मॉल मैथ्स की जगह स्मॉल टेस्ट चार्ज की बात ले आऊंगा। इन द ग्रेविटेशनल फील्ड की जगह इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड ले आऊंगा, तो बात तो वही रहेगी। फील्ड चेंज हुई है ना, कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं हुआ। तो एक काम करो भाईजान, डिफाइन करो उसको जरा। इट इज डिफाइंड, ये बल्कि लिखें, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ पॉइंट at a point electrical potential at a point inside the gravitational field, electrical potential at a point in the मुंह से अगर ग्रेविटेशनल निकले तो आप इलेक्ट्रिकल ही सुनिएगा, ठीक है। मतलब आप इतना तो हो रहा है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज डिफाइंड एज, तो मैंने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का वर्ड ही पूरा कर दिया है कि वो वर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल नहीं है। पूरा लफ्ज क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ पॉइंट या ऑफ अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज डिफाइंड एज क्या, व्हाट, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज in bringing what, a small test charge। अच्छा एक बात याद रखिए, उधर मैं कह रहा हूं वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और वही पॉजिटिव चार्ज के लिए मैं नया वर्ड क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, इन ब्रिंगिंग दैट स्मॉल टेस्ट चार्ज। तो इस अंग्रेजी का मतलब पता है क्या है, वो जो स्मॉल टेस्ट चार्ज है वो कौन है, वो पॉजिटिव चार्ज है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो पहले मैं बोलता हूं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फिर मैं बोलता हूं दैट स्मॉल टेस्ट चार्ज। तो ये दोनों फ्रेजेस एक ही चीज को रेफर कर रहे हैं। इनिशियली मैं वो डिफाइंड वर्क डन पर यूनिट चार्ज या पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिखता हूं, फिर मैं उसको क्या कहता हूं, जिस चार्ज को मूव कराना है उसको क्या होना चाहिए, स्मॉल टेस्ट चार्ज होना चाहिए। तो मैं वो दोनों जो अंग्रेजियां लगा रहा हूं वो एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कर रहा हूं। तो अगर आप यूं करें वर्क डन पर यूनिट स्मॉल टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, प्रॉब्लम नहीं है मुझे इस बात से। मतलब अगर आप जो वर्क डन पर यूनिट है ना, उस यूनिट के बाद क्या लिखें, पॉजिटिव भी लिखें, स्मॉल भी लिखें, टेस्ट भी लिखें, तो आई डोंट केयर। लेकिन मैं कर क्या रहा हूं, अंग्रेजी कैसे डिफाइन कर रहा हूं, उधर लिखता हूं पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फिर बाद में बताता हूं कि यार वो असल में क्या था, स्मॉल टेस्ट चार्ज था, ठीक है, जिसको मूव कराना था। लेकिन अब ये कर क्यों रहा हूं, अलग अलग क्यों कर दिया, क्योंकि जब फार्मूला बनता है ना, ऊपर आता है वर्क डन, नीचे क्या आता है, चार्ज। तो बेसिक अंग्रेजी क्या होगी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो बेसिकली मैं इनिशियली ये लिखवाना चाहता हूं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज में एक एडजेक्टिव लगा दिया बस मैंने, क्या, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जो उसकी बाकी एडजेक्टिव है कि वो असल में स्मॉल है, वो असल में टेस्ट है, वो असल में वो बाद में लिख दीजिए, इसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या बोला मैंने, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन क्या, इन ब्रिंगिंग दैट स्मॉल टेस्ट चार्ज
from infinity to that point. In bringing a small test charge, that ऊपर ना लिखेगा, that बाद में लिखवाना मैंने. In bringing a small test charge from infinity to that point, जिस point की बात हो रही है. In bringing a small test charge from infinity to that point, जो सवाल के स्टार्ट में चल रहा था. तो क्या लिखा जनाब साहब, पूरा जुमला सुन लीजिए. इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ नहीं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट in the gravitational field, in the electrical field, is defined as the amount of work done per unit positive charge in bringing a small test charge from infinity to that point inside the gravitational, inside the. तो आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितनी दफा बोला होगा, कि मैं सोच भी क्या रहा हूं, इलेक्ट्रिकल मुंह से निकलता क्या है. तो मुझे तो रट गया है, जब तक अब मैं इलेक्ट्रिकल के चैप्टर में सही तरह नहीं घुसूंगा, मुझसे वो ग्रेविटेशनल का वर्ड दिमाग से नहीं रेज हो रहा. तो मुझे इतना हद तक याद हो गया, तो आपको भी इस हद तक सुनने, लिखें और समझे भी, साथ साथ याद भी करें. किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करें. एनीवन? अच्छा, लेकिन अब एक प्रॉब्लम है. मुझे लगता है मैंने वहां बहुत लंबे चौड़े तरीके से उसको क्या बोलते हैं, पता नहीं, ये इस तरह से लिखें तो उस तरह से लिखें तो उस तरह से लिखें. इतना टाइम अभी मेरे पास नहीं है इस तरह उस तरह लिखें, सीधा सीधा लिखवाऊंगा. हाँ, एक काम हो सकता है, उधर एक ही कॉन्सेप्ट है. जो प्लेनेट है वो अट्रैक्टिव है, उसने स्मॉल टेस्ट मास को खींचना ही खींचना है. यहां क्या हो सकता है, यहां वो जो अंदर वाला चार्ज है ना, जिसने खींचना है या जो भी करना है, अगर वो पॉजिटिव हुआ तो उसने टेस्ट चार्ज भी क्या होगा, पॉजिटिव. उसको क्या करना है, तो हमें वर्क करना पड़ेगा. ये जो हमें वर्क करना पड़ेगा, ये कैसा होगा, है जी, ये पॉजिटिव होगा. लेकिन अगर अंदर वाला चार्ज क्या हुआ और आपने टेस्ट चार्ज क्या रखा, तो ये नेगेटिव वाला क्या करेगा, उसको खुद ही. तो ये वर्क कौन करेगा, ये वर्क सिस्टम करेगा. तो ये कैसा होगा, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज के केस में पोटेंशियल की जो ग्राफ होगी वो ग्रेविटी जैसी होगी. कौन सा क्वाड्रेंट, चौथे में. लेकिन अगर मैंने पॉजिटिव वाले केस में किया तो वर्क डन मुझे करना पड़ेगा, तो वो तो पॉजिटिव होगा, तो उसका पोटेंशियल का ग्राफ में. तो यहाँ एक नया फटा आ गया. बात समझ आई कि नहीं आई है. ग्रेविटी में पोटेंशियल का ग्राफ इन एनी केस किधर था, चौथे क्वाड्रेंट में. इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल का ग्राफ किधर होगा, पहले में भी और चौथे में भी. बात समझ आ रही है. और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का मैंने वहां सिर्फ किधर बनाया था, फर्स्ट में, हालांकि उधर भी किधर बनना चाहिए था, फोर्थ में. इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ के साथ मैंने कल परसों के लेक्चर में जो कुछ किया आपको पता है कि सर जी प्लस का ये होगा तो माइनस का ये होगा, तो प्लस और माइनस के दरम्यान में ये होगा, तो प्लस और प्लस के दरम्यान में ये होगा, तो माइनस और माइनस के दरम्यान में ये होगा. वहां भी मैंने पहला और चौथा दोनों क्वाड्रेंट्स सही तरह से यूटिलाइज किए हुए हैं. अच्छा, एंड पे क्या करेंगे, अब एक और काम भी करेंगे, पता ना वो पोटेंशियल डिस्टेंस ग्रेडियंट, मैं उसको भी रिलेट करूंगा ग्राफ्स के साथ, और देखेंगे कि किस किस पॉइंट पर क्या क्या रिलेशन आ रहा है, क्या नहीं आ रहा. बहरहाल अभी क्या करें, आई थिंक दो कॉलम्स बनाएंगे. एक तरफ क्या करें, एक तरफ लिखिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ पॉइंट साइन कैपिटल ई रखूंगा मैं. इलेक्ट्रिकल नहीं, ई नहीं, फाई था पहले, वी रखेंगे. पोटेंशियल डिफरेंस वाला क्या होता है, वोल्टेज वाला याद है, वही सिंबल वहां से स्टार्ट करूंगा, वी सिंबल रखूंगा. देखते हैं जब सिंबल की बारी आएगी तो बना लूंगा. एक तरफ में क्या चाहता हूं जी, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ पॉइंट, कौन सा, एट अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ क्या, ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर. इनसाइड क्या, inside the electrical field of a positively charged sphere, जिसको आप assume क्या करेंगे, assumed as, that can be assumed as पहला कॉलम का ये कहानी है. दूसरे कॉलम की क्या कहानी होगी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल at a point inside the electrical field of a
नेगेटिवली चार्ज्ड sphere that can be assumed as क्या जनाब, पॉइंट चार्ज। ये दो कॉलम्स बना लीजिए प्लीज, और इन दो कॉलम्स को बनाकर पहले मैं पैटर्न बनाकर मतलब वो फील्ड दिखाऊंगा, फिर मैं ग्राफ के थ्रू भी समझाने की कोशिश, और फिर मैं इक्वेशन भी लिखने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले बात हो रही है लेफ्ट पे किसकी, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ठीक है। ये है उसकी क्या, इलेक्ट्रिकल फील्ड, फिर एक नेगेटिवली चार्ज स्फीयर है, ये है उसकी क्या, हाँ जी, ये है उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड। अच्छा, अब मुझे करना क्या है, आई होप यू नो, इसको क्या बोलूं, कैपिटल क्यू। ये क्या है, इस पूरी स्पेस का नाम क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड है। इसको भी क्या बोलूं, दिस इज क्यू, हाँ क्यू की नेचर नेगेटिव है। दिस इज क्या, ये उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड। पैटर्न आपको पता है पहले से, ये जो बाहर वाली जगह होती है इस जगह को क्या कहते हैं, इन्फिनिटी। फील्ड से बाहर को इन्फिनिटी कहते हैं। इनिशियली जो एक आपके पास क्या है, टेस्ट चार्ज, कौन, स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वो किधर है जी, वो है एट इन्फिनिटी। उसको अल्टीमेटली मैंने उसका सिंबल क्या देना है, क्यू। अब वो स्मॉल है कि टेस्ट है, जो भी, एक बात याद रखिए, है हमेशा पॉजिटिव, है हमेशा पॉजिटिव, इसीलिए आपने वो वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोला। सर पॉजिटिव तो कंफर्म है, वो पॉजिटिव तो क्या है, क्यों कंफर्म है सर, हमारे सारे रूल्स किस हिसाब से बने हुए हैं कि चार्ज को पॉजिटिव होना चाहिए। अब कितना छोटा है कितना छोटा नहीं है वो बात की बात है, टेस्ट चार्ज जो है वो पॉजिटिव होना लाजमी है। स्मॉल होना लाजमी है कि नहीं, क्या लाजमी है, पॉजिटिव होना उसका लाजमी है। अच्छा, जो मैंने पॉजिटिव वाले को इन्फिनिटी पर रख दी है, अब उसको वहां से क्या करना है जी, उसको यहां लाने की कोशिश करनी है। कहां, कहीं ना कहीं इस पॉइंट तक लाने की कोशिश करनी है। मैं कहता हूं दिस इज पॉइंट ए, इस पॉइंट ए पर मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो क्या सिचुएशन होगी जी, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज in bringing a small test charge from infinity to that point inside the, तो वहां से यहां तक लाने में कितना उसके ऊपर क्या कहते हैं उसको, वर्क डन होगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हमने जनाब साहब, एक बात याद रखिए, ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है ये कैसी है, इसकी दो बातें हैं। पैटर्न इसका कैसा है, रेडियली आउटवर्ड है। अगर रेडियली आउटवर्ड पैटर्न है तो एक बात बताइए, रिपल्सिव है कि अट्रैक्टिव है, फॉर अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इट इज क्या, फील्ड इज रिपल्सिव। फील्ड कैसी है, फील्ड इज रिपल्सिव, तो यहां लिखे रेडियली आउटवर्ड है और रिपल्सिव फील्ड है। अच्छा, यहां इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसी है सर, है तो वो भी रेडियल है, लेकिन रेडियली किधर है, रेडियली इनवर्ड्स है, और अगर इनवर्ड्स है तो कैसी है ये, दिस इज अट्रैक्टिव फील्ड है। अच्छा, अब ये रिपल्सिव फील्ड है, वो अट्रैक्टिव फील्ड है। रिपल्सिव फील्ड में कौन वर्क डन करेगा, कौन करेगा जी, सर जी हम करेंगे। तो जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। वहां पे वर्क डन कौन करेगा, सर सिस्टम खुद ही कर लेगा। तो जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो क्या होगा, तो एक बात याद रखिए, इस रिपल्सिव फील्ड में क्या होगा, वर्क इज डन, कैसे जनाब, क्या लिखूं, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, क्या लिखा जी, यहां लिखा जी वर्क इज डन, वर्क इज टू बी डन ऑन द सिस्टम दैट इज पॉजिटिव। इस खाते में ये पॉजिटिव होता है। यहां क्या होगा, वर्क इज टू बी डन बाय द सिस्टम, तो क्या होगा, दैट इज नेगेटिव। इस खाते में वो नेगेटिव होगा, इस खाते में वो नेगेटिव होगा। अब अगर वर्क डन पॉजिटिव होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, पॉजिटिव होगा, तो प्लीज बताइए
इसके इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की क्या कहानी होगी, इसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होगा, हेंस क्या लिखूं, हेंस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज पॉजिटिव। और यहां क्या लिखूं, यहां हेंस क्या होगा जी, हेंस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज नेगेटिव। और ये बात याद रखिएगा कि ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मैं नेगेटिव और पॉजिटिव किस बुनियाद पर कह रहा हूं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो जो वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ये वाली फील्ड में किस पर होगा, ऑन द सिस्टम होगा। यहां क्या होगा, बाय द सिस्टम होगा। तो मैं उस खाते में ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम को क्या कर रहा हूं, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव कर रहा हूं। यहां पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा वाला नहीं है, वेक्टर वाला नहीं है। कौन सा नहीं, यहां पॉजिटिव नेगेटिव ना तो वेक्टर की वजह से है, ना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से है, बल्कि वैसे तो मैं कहूंगा चार्ज के पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से ही है, क्योंकि पॉजिटिव वाले चार्ज की फील्ड रिपल्सिव होती है, नेगेटिव वाले चार्ज की फील्ड अट्रैक्टिव होती है। तो यहां पर वर्क डन किस पर होता है, ऑन द सिस्टम होता है, वहां वर्क डन। लेकिन असल वजह इसका प्लस माइनस नहीं है, असल वजह क्या है कि वर्क डन प्लस माइनस होगा। यहां वर्क डन प्लस क्यों होगा, ऑन द सिस्टम, वहां वर्क डन माइनस क्यों होगा, बाय द सिस्टम। अब उसकी अंदर की वजह क्या है, हाँ सर ये पॉजिटिव है फील्ड, रिपल्सिव है, वो नेगेटिव है फील्ड। एक काम करेंगे जरा, पेज के हेडर पे जाकर एक नोट लिखेंगे। पेज के हेडर पे जरा मुझे पुरानी कुछ बातें बता दें कि पोटेंशियल को क्या कहूं, स्केलर या वेक्टर। देखिए जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर वो स्केलर क्वांटिटी है तो इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव वो किस पर डिपेंड करता है, वो किसी डायरेक्शन वायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, वो किसी वेक्टर सेक्टर पे डिपेंड, वो डिपेंड करता है ऑन द वर्क डन के पॉजिटिव या वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन। तो लिखें जनाब साहब, पहले क्या लिखा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अ, सो इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, सो इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव is not due to direction, rather due to magnitude नहीं, rather due to work which is either done on the system or by the system। हमने क्या लिखा, electrical potential is a scalar quantity, so its positive or negative is not due to direction, rather due to the nature of work, that is either on the system or by the system, that is either on the system or by the system, किसी को मसला जी। वैसे ऑन द सिस्टम जहां लिखे हैं उसको अंडरलाइन करके लिख दें क्या, प्लस, बाय द सिस्टम को अंडरलाइन करके क्या लिख दें, माइनस। अच्छा, अब एक और काम करते हैं, इसी के नीचे जाएं जी। पहले इक्वेशन बना देता हूं। इक्वेशन क्या बनाऊं जी, पहले वाले कॉलम में क्या इक्वेशन बनेगी, या सीधा सीधा कहा होगा कि पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन चार्ज एंड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस, कि वो चार्ज कितना है और उस चार्ज से फासला कितना है, उसके ऊपर पोटेंशियल डिपेंड करता है। यहां पे भी यही करें और यहां पे भी क्या करेंगे वैसे, लेकिन एक फर्क है, वैसे यहां सारा प्लस के हिसाब से होगा। क्यों, पहले कॉलम में प्लस के हिसाब से क्यों होगा, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है जी। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज V, इट्स W over Q, एंड W इज क्या, F dot D। बट एक बात याद रखिए, दिस F dot D इज क्या, इट्स नॉट पॉजिटिव, इट वुड बी नेगेटिव ओवर क्या, ओवर चार्ज। इसको मसला इस बात से, यहां क्यों नेगेटिव लाया मैंने, क्योंकि वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो माइनस F की जगह क्या करूं, KQ अपॉन D स्क्वायर इंटू D ओवर क्या, ओवर चार्ज। Q काटे, D का D काटते हैं और पीछे क्या बचेगा, माइनस KQ ओवर
डी, ये फर्स्ट कॉलम में, वो सेकंड कॉलम में, लेकिन दोनों कॉलम में फर्क क्या आ रहा है? क्या आ रहा है दोनों को? एक में मैंने प्लस कर दिया, एक में मैंने, एक बात बताऊं, आपने प्लस माइनस कहां किया है? वर्क को प्लस माइनस, वर्क के जवाब में प्लस माइनस लिखा है या चार्ज प्लस माइनस था तो लिखा है? एक बात याद रखिए, मैंने क्या किया, वर्क की जगह, वर्क में जब एफ डी वाला वर्क होगा तो ये जो वर्क है ये वर्क पॉजिटिव होगा, यहाँ पे जो वर्क है वो वर्क नेगेटिव होगा। खैर मैं इक्वेशन की जो असल सेंस है उसमें परेशान आपको पता वहां क्या था, जी एम ओवर डी, तो यहाँ क्या है, के क्यू ओवर, वहां से देख लीजिएगा मैंने इक्वेशनों को। ऑर्डिनरी तरीका क्या है इक्वेशन डेवलप करने का और एडवांस तरीका क्या है इक्वेशन डेवलप करने का, वो आप मेरे ग्रेविटी के चैप्टर से जाके देख लीजिएगा। मैं यहाँ सीधा सीधा क्या बात करना चाहता हूँ, मैं तो ये लिखना भी नहीं चाहता था भाई, वापस आए, मैं सीधा सीधा कहता हूँ इसका पोटेंशियल क्या है, के क्यू अपॉन डी, वो बेशक ना लिखें, वो बेशक कॉलम ना बनाए, इसका पोटेंशियल क्या है, माइनस के क्यू अपॉन डी। आप उसको देखिए बगैर, अगर इसको देखते हैं तो अभी भी आपको दो ऑप्शंस हैं कि सर इस केस में प्लस क्यों है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इस केस माइनस क्यों है, वर्क इज डन। अच्छा एक और ऑप्शन भी आपके पास बड़ी ऑर्डिनरी, सर जी पॉजिटिव चार्ज है ना तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, नेगेटिव चार्ज है ना तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा। ये है ऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, सर जी पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, सर जी नेगेटिव पोटेंशियल होगा। किसको मसला इस बात से? अब वो क्यों होगा नेगेटिव, ये काम करते हैं, सर जी पॉजिटिव चार्ज के सरफेस पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, नेगेटिव चार्ज के सरफेस पर नेगेटिव पोटेंशियल होगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम? ये ज्यादा आसान बात है, बजाय इसके मैं फंसा रहा हूं कि वर्क कौन करेगा, बजाय इसके क्या करूं। देखिए ग्रेविटी में तो बहुत बड़ी मजबूरी थी मेरे पास कि जमीन को कौन जी पॉजिटिव जमीन है कि नेगेटिव जमीन है, ऐसा तो कोई चक्कर नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में तो बहुत आसान ऑप्शन है मेरे पास, कौन सी वाली, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा। बात समझ आ रही है? जैसे नहीं मैथ्स में हम क्या करते हैं, समटाइम्स सारे स्टेप्स करते हैं, समटाइम्स बीच के सारे स्टेप्स खा के सीधा सीधा रिजल्ट निकालते हैं। तो अगर आप बीच के सारे स्टेप्स करेंगे तो क्या होगा, सर वो असल में वर्क डन जो था ना वो ऑन द सिस्टम था, या वर्क डन जो था ना वो बाय द सिस्टम था। तो एक चक्कर में प्लस आ गया, दूसरे चक्कर में, या फिर एंड रिजल्ट क्या होगा, सर जी छोड़ें जो भी था, पॉजिटिव की फील्ड में पॉजिटिव पोटेंशियल था, नेगेटिव की फील्ड में नेगेटिव पोटेंशियल था। बात ही खत्म करें भैया, इससे ज्यादा तो आसान बात ही नहीं। जो हमारी ऑर्डिनरी लेवल का बच्चा क्या सोचता है, उसको अगर कभी पोटेंशियल पढ़ाया गया हो, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के बारे में यही पढ़ता है वो, पॉजिटिव चार्ज बहुत मुश्किल से वो देखता है। लेकिन इतना उसको पता होता है कि यार बैटरी के कितने टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है बड़े वाली लाइन क्या होती है पॉजिटिव, और छोटे वाली लाइन क्या होती है। तो कहता है सर जी बड़ी वाली लाइन को क्या समझता है, सर इट इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल, इट इज एट हायर पोटेंशियल। नेगेटिव वाली लाइन इज, सर छोटी लाइन है, इट इज एट या तो नेगेटिव पोटेंशियल या इट इज एट लोअर पोटेंशियल, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव के मुकाबले में छोटा दर्जा ही हासिल होता है। ठीक है, तो बच्चा कहता है ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, वो नेगेटिव टर्मिनल है, ये हायर पोटेंशियल है वो। फिर एक मसला हो जाता है कि चार्ज विल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो उस मसले को हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट। असल में क्या होता है, लेकिन खैर मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, मेरा वो टॉपिक ही नहीं है भैया, मैं उधर क्यों जा रहा हूँ। मेरा टॉपिक क्या है, क्या है जी मेरा टॉपिक, मैं सीधा सीधा पोटेंशियल है भैया। मैं तो क्या कहना है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज। किसी को मसला इस बात से? एक चीज रह गई है, ग्राफ बनवा दें बस मुझे। किसका? इसका ग्राफ बनवाएं जी। अगर मैं डिस्टेंस कहूं, ये है डिस्टेंस, क्या है जी, अगर डिस्टेंस जा रहा है उस तरफ, बल्कि सिंपल है, कहीं नहीं है जी, डिस्टेंस सीधा सीधा है, उस वाले कॉलम में जाकर आई थिंक आई शुड नॉट बी राइटिंग इक्वेशंस बट द ग्राफ्स ड्रॉ करने चाहिए। वो जो प्लस के क्यू अपॉन डी है और माइनस के क्यू अपॉन डी है, उसके नीचे ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ का नाम क्या रखेंगे, पोटेंशियल डिस्टेंस ग्राफ। बातें बंद करें बस 1-2 मिनट है जी। पोटेंशियल डिस्टेंस ग्राफ, डी इन मीटर्स, पोटेंशियल वी। वी की यूनिट्स क्या होंगी यार, वैसे क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जूल्स पर
कूलम, वैसे उसको वोल्ट कहते हैं। जूल्स पर कूलम को सर जी फिर वोल्ट को वोल्ट ही कहें। हेलो, डी इन मीटर्स, एक तरफ ऐसे जूल्स पर कूलम लिख दें, दूसरी तरफ वोल्ट लिख दें ताकि आपको याद रहे। अच्छा, जो पहले वाले का सीन है, क्या सीन है वो? के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, डी क्या हो रहा है ज्यादा, इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या। अच्छा, सरफेस पे जाएं जी, सरफेस पर पोटेंशियल इतना होगा, उसके बाद ऐसे होगा, एंड दिस फॉलोज क्या, इस तरह की शक्ल को हम क्या कहते हैं, सम इनवर्स स्क्वायर नहीं, इनवर्स लॉ, दिस नॉट इनवर्स स्क्वायर लॉ, बस इनवर्स लॉ। अच्छा, इधर जाएं जी, क्या होगा, इधर मुसीबत है कि ग्राफ पहले क्वाड्रेंट की बजाय, हेलो जी, ऐसे बनेगा, इसको भी क्या कह दूं, नेगेटिव इनवर्स लॉ। यहां तक किसी के पास कोई सवाल है तो उसको हाथ खड़ा कर देना चाहिए। एनीवन जनाब साहब जी पुत्र? आई विल नॉट आंसर दिस, ठीक है। असल में उस फड्डे में भी नहीं डालना चाहता, बस इतनी बात। आपका सवाल ठीक है, मैं एड्रेस करूंगा कल के लेक्चर में, या जब वो उसका क्या बोलते हैं, मुझे लगता है मैं आपके सवाल के जवाब दे चुका हूं। कब? आप सेकंड वाला पूछ रही हैं ना, वो किस जैसा है? ग्रेविटेशनल में भी ऐसे ही था ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में हमने कहा था डिस्टेंस जब ज्यादा होता है तो वो ऊपर जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, ज्यादा ही हो रहा है। वो एक सवाल में हम फंसे थे कि पता नहीं जीपीई ज्यादा होगी कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी कि क्या ज्यादा होगा, तो हमने कहा था जो ग्राफ कह रहा है वो होगा। ऊपर जा रहा है तो उसको ज्यादा ही कहेंगे, नीचे जा रहा है तो उसको कम ही कहेंगे। फिर हम मैग्नीट्यूड में फंसे ही नहीं थे, हमने कहा था जो ग्राफ कहेगा वो करेंगे। इफ द ग्राफ से ऊपर जा रहा हूं तो इंक्रीज हो रहा है, इफ द ग्राफ से नीचे जा रहा हूं तो हम कहेंगे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अलग मैग्नीट्यूड अलग और बाकी अलग करके नहीं करेंगे। ग्राफ है, चौथे क्वाड्रेंट में है, चौथे क्वाड्रेंट के हिसाब से ही चलेंगे। तो जब कभी कभार हम कहते थे ना मैग्नीट्यूड के हिसाब से सोच लो, तो क्या होता था, फटा होता था। हम कहते नहीं यार, एंड रिजल्ट हमने क्या निकाला, कोई मैग्नीट्यूड नहीं सोचेंगे अनलेस अनटिल सवाल वाले ने कहा। सवाल वाला जनरल पूछता तो हम जनरल चलेंगे। जनरल क्या है, डिस्टेंस इंक्रीजेस, लुक एट सेकंड ग्राफ, इफ डिस्टेंस इंक्रीजेस पोटेंशियल इंक्रीजेस, एंड इन दिस केस इफ डिस्टेंस इंक्रीजेस पोटेंशियल डिक्रीजेस। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए जी, यहां क्या लिखें, यहां लिखें इफ डिस्टेंस इंक्रीजेस देन पोटेंशियल डिक्रीजेस। यहां क्या लिखेंगे, इफ डी इंक्रीजेस प्लीज टेल मी देन वी पोटेंशियल इंक्रीजेस। क्यों? अगर आप यहां आगे जा रहे हैं तो यहां से आप ऊपर जा रहे हैं, यहां से अगर आप आगे जा रहे हैं तो यहां से आप नीचे जा रहे हैं। तो जो आपका सवाल है ये उसका जवाब है। इन दिस केस इफ डी इंक्रीजेस पोटेंशियल डिक्रीजेस, इन दिस केस इफ डी इंक्रीजेस देन पोटेंशियल इंक्रीजेस। जो ग्राफ कह रहा है मैं वो बोलूंगा। एनीथिंग एल्स प्लीज, एनीथिंग एल्स बच्चों? चलें जी, दैट्स इट। यहां पे जाके आपके फेस का लेक्चर खत्म होता है।